जल है तो जीवन है, जल से ही हम सबका अस्तित्व जुड़ा है। कृषि क्षेत्र में जल की कितनी भूमिका है, हम सब भी इस बात से अवगत हैं। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जल की बहुत कमी है। और इस वाटर डे पर, वर्ल्ड वाटर डे पे यानी विश्व जल दिवस पर हम जानते हैं कि किसान किस तरह से पानी को बचा सकते हैं। ये जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर संजय चौधरी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है स्ट्रैटेजिक एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड। मैं युक्ता मुद्गल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कृषि जागरण के इस लाइव सेशन में, जो एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ACFI के सहयोग से आज हो पा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। डॉक्टर संजय चौधरी जी ACFI की टेक्निकल टीम में से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ सर कि आप ACFI के कुछ इनिशिएटिव से हमें परिचित करवाएं। Thanks. Namaskar. Good evening. Through this platform, I would like to briefly talk about the initiatives which Agrochemical Federation of India is taking on different aspects related to the farming community. And the most important part is through Kisan Jago programs, an initiative by Krishi Jagran. We are trying to reach out to farmers with information which is very important for the crop, for their production, their productivity, and other farming related issues and concerns which may vary from agri input usage, may it be crop protection, may it be crop nutrition. And on this important day, or World Water Day, we would be talking about water in agriculture, the importance of water in agriculture, or how important water is for everyone, for all the sectors in which agriculture is an important sector. So once again, thanks to ACFI, once again, thanks to this platform of Kisan Jago, which gave me an opportunity to be a part of this important show on this important day. And the theme this year for World Water Day is Water for Peace. Thank you very much. Thanks. जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत का कृषि क्षेत्र बारिश के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ सालों में बारिश में काफी गिरावट भी आई है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में एक किसान पानी का सही उपयोग कैसे कर सकता है? देखिए, जहां तक हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये क्लाइमेट चेंज ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंज हुआ है। और आज की तारीख में हम सब लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज ड्राउट्स के रूप में हो, चाहे क्लाइमेट चेंज फ्लड्स के रूप में हो, एक्सट्रीम वाटर कंडीशंस के रूप में हो, या एक्सट्रीम और इराटिक मॉनसून के रूप में हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सभी का इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और अब मैं जहां एग्रीकल्चर की बात करता हूं, एग्रीकल्चर, वाटर और क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर देखा जाए तो वो इज बोथ अ विक्टिम एंड अ कॉज फॉर वाटर स्कैरिसिटी। वो विक्टिम भी है और कारण भी है। अब मैं विक्टिम की बात करूं तो आज जो 70% ऑफ द फ्रेश वाटर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर होगा, प्रॉपर क्रॉप प्रोटेक्शन होगा, प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन होगा, तभी हम बात कर पाएंगे प्रोडक्शन की, तभी हम बात कर पाएंगे प्रोडक्टिविटी की। और पिछले कुछ सालों में जो हम लोगों ने पेंडेमिक को झेला है, अब न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द क्रॉप की भी बात होने लगी है। तो जो कुछ हम अपने एंड पे कर सकते हैं, जो हमारे एंड पे हो सकता है, और अगर मैं फार्मिंग कम्युनिटी की बात करूं, क्योंकि मैं भी एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूं, तो कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं और हम उसमें अपना ये एक योगदान दे सकते हैं कि कैसे इस क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव्स या एफर्ट्स हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल या चेक किया जाए। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि क्रॉप सिलेक्शन।
क्रॉप सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस भी किया जा रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। तो एक चीज है कि हम प्रैक्टिकली हम अपनी ज्योग्राफी को देखते हुए वी शुड वर्क फॉर अ प्रॉपर क्रॉप सिलेक्शन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम प्लांटिंग या सोइंग करें कब। क्या हमारी प्लांटिंग और सोइंग उस समय हो रही है जब हमें नेचुरल रेन्स इन टर्म्स ऑफ मॉनसून या प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। तीसरी चीज, हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं या कैसे हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। जब मैं अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दौरान जब मैं बहुत सारी जगह ट्रैवल करता था, तब मैंने बड़ा छोटा सा एग्जांपल हिमाचल प्रदेश के ऑर्चर्ड्स में देखा, जहां पे लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे टैंक्स बना रखे। तो ये बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप प्लांटिंग या क्रॉप सोइंग, हम कैसे वाटर को प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं। और कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, देखिए कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर एक तरीका है जहां पे हम सिर्फ पानी को ही नहीं, हम सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी कंजर्व कर सकते हैं। और कंजर्वेशन टिलेज को लेकर बहुत सारी इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत काम किया है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम सब लोग अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज ग्रेजुअली जैसे आया है, इसको ओवरनाइट सॉल्व भी नहीं किया जाएगा। तो एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस, एंड द फार्मिंग कम्युनिटी हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिंस 70% ऑफ द वाटर गोज फॉर एग्रीकल्चर ग्लोबली। जी सर, किस तरह के क्रॉप्स को किसानों को ज्यादा उगाना चाहिए जिसमें कम पानी लगे और मुनाफा भी ज्यादा हो? आजकल मिलेट्स बहुत चर्चा में है कि उनको मिलेट्स में पानी भी कम लगता है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए मैं पहली बात तो है कि आपको सभी क्रॉप्स चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी फूड की रिक्वायरमेंट देखें, आप खास करके अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू की रिक्वायरमेंट देखें जो आपको फूड से मिलता है, तो प्रैक्टिकली आपको सभी क्रॉप्स लगानी चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रॉप किस लिमिट तक और एक्सटेंट तक लगानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आज आप देखें तो मैं इंडिया में मैक्सिमम जो एरिया है वो राइस व्हीट कल्टीवेशन के अंडर है। हम चाहे फॉर्चुनेटली कहें चाहे अनफॉर्चुनेटली कहें, हमारे मैक्सिमम फूड हैबिट्स भी राइस व्हीट की तरफ ही के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और राइस अगर मैं बड़ा लो वॉल्यूम भी रखता हूं, 1 kg of grain almost takes 3,000 or 4,000 liters of water. So practically क्या हम ये हाई कंज्यूमिंग जो क्रॉप्स हैं, जहां पे आपका राइस आता है, जहां पे आपको शुगर केन आता है, क्या हम इनका एरिया लिमिट नहीं कर सकते? और अगर हम इनका एरिया लिमिट कर सकते हैं तो क्या हम इनको उन क्रॉप से, जिसका आपने जिक्र किया, मिलेट्स, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मिलेट्स, it is not only because of water, it also gives us what practically we require to be fit and to remain healthy. तो ये एक तरीके से ये एक कलेक्टिव अप्रोच हो, जहां पे राइस भी हो, जहां पे शुगर केन भी हो, और जहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए मिलेट्स को, क्रॉप्स लाइक कॉर्न। देखिए आप मैं शहरों की बात करता हूं, आज की तारीख में सुबह ब्रेकफास्ट एक टास्क सा बन गया है सबके लिए। लेकिन बहुत सारे ब्रेकफास्ट टेबल्स में लोगों ने एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से, और जिसको बड़ा आप जल्दी कर ले भी सकते हैं, आपने कॉर्नफ्लेक्स से रिप्लेस कर दिया। तो कॉर्नफ्लेक्स के जरिए आप कॉर्न ले रहे हैं जिसमें एक हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और आप उसके साथ साथ मिल्क ले रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप किसी फसल को रोक नहीं रहे, आप किसी फसल के अगेंस्ट ये नहीं कह रहे कि इसको हमें बिल्कुल नहीं उगाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आप ऑप्शंस पे भी काम करें, जिसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं मिलेट्स, जिसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं कॉर्न, और जिसमें ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल क्रॉप्स। जी सर, 2023 में एल नीनो का प्रभाव थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण वीट की सोइंग भी बहुत लेट हुई, ये हम सभी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्या फार्मर्स अवेयर नहीं है ऐसे एल नीनो और अदर क्लाइमेट चेंज अफेक्ट से, या फिर वो लेट सोइंग क्यों करते हैं?
क्या हम फार्मर्स को अवेयर करने के लिए कुछ और प्रोसेसेस, कुछ और प्रयास कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं। देखिए ये प्रयास मुझे नहीं पता किस लेवल पे या किस स्केल पे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। ये एक प्रयास ऐसा है जहां पे हम रिसर्च, देखिए फार्मर से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने या पॉलिसी मेकर्स ने एक रिसर्च प्रोग्राम्स जो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हुए बनाए गए हैं, जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम्स भी है, जिसमें ड्रेन फेड एग्रीकल्चर भी है, जिसमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी है, तो देखना यह होगा कि जो रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही है, क्या ये रिसर्च सही तरीके से एंड यूजर जो यहां पे फार्मर है उसके यहां पहुंच पा रही है। अगर ये उसके वहां पे पहुंच पा रही है तो फार्मर अपने फील्ड में खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेगा कि क्या ये रिसर्च का उसको बेनिफिट या क्या ये रिसर्च उसको वैल्यू ऐड कर रही है या नहीं कर रही। देखिए मैं डू एक्सक्यूज मी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम है, एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट मेकिंग इन दिस सबमिशन, ये बड़ा लिमिटेड प्रोग्राम रह गया है। ये प्रोग्राम आज की तारीख में या तो कृषि जागरण जैसी संस्थाएं, AC5 जैसी फेडरेशंस या कॉर्पोरेट हाउसेस ही कर पा रहे हैं। अगर जो हमारे एग्रीकल्चरल सेटअप में जो हमारी एग्रीकल्चरल मशीनरी है, अगर हम सब लोग एक साथ जुड़ जाएं, तो जो भी रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो क्रॉप प्रोटेक्शन हो, क्रॉप न्यूट्रिशन हो, चाहे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर से रिलेटेड हो, वो सही जगह पे सही समय पे पहुंचेगा और तब एग्जैक्टली हमारा फार्मर इसका फायदा उठा सकता है। जी, क्या आपके कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, देखिए क्या है, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम हम लोग प्रोडक्शन की बात करते थे। ग्रेजुअली हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करने लगे बिकॉज एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन को प्रैक्टिकली कंपटीशन मिलने लगा। अब जो हम बात करते हैं वो प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की भी बात करते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू की भी बात करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो जो रिसर्च भी है, रिसर्च भी एक प्रोसेस है जहां पे चेंज होते रहना चाहिए। हो सकता है आज से कुछ सालों पहले हम फर्टिलाइजर के यूज की बात करते हो, लेकिन आज अगर हम फर्टिलाइजर की बात फार्मर से करते हैं तो फार्मर फर्टिलाइजर के बारे में एक रिसर्चर से ज्यादा जानता है। आज हमें बात करनी चाहिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। आज हमें बात करनी चाहिए किस ढंग से हम टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को साथ ले आए कि उससे किसान को और हर सेक्टर को जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है उसको फायदा हो। तो जो चेंज है वो चेंज हमें लेकर आना पड़ेगा। देखिए मैं रिसर्च के प्रोग्राम्स के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं साइंटिफिक कम्युनिटी को बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड करता हूं। मैं फार्मिंग कम्युनिटी से आता हूं और इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहूंगा, मेरे फादर पहले असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल थे इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के, और मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर से। लेकिन हाँ, ये मैं महसूस जरूर करता हूं जो कुछ इस रिसर्च में हो रहा है उसको समय के साथ बदलना चाहिए पहली चीज, और एक्सटेंशन एक्टिविटी को और बढ़ाना चाहिए जहां पे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जी सर, टेक्नोलॉजी की हम बात ही कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्वाइट बजिंग दीज डेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ड्रोन ट्रेनिंग और बहुत ही तरह के किसान AI एप्स से पानी और क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स दोनों को ही हम काफी बचा सकते हैं, काफी सेव कर सकते हैं फार्मर्स उन पर। आपका क्या ख्याल है इस पे? क्या किसानों को AI का सहारा लेना चाहिए? किसानों को देखिए AI का बिल्कुल सहारा लेना चाहिए, और आप मुझसे सही मायने में पूछे तो ये एक जरूरत है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देखिए क्या, अब एग्रीकल्चर एक ग्लोबल सब्जेक्ट बन गया है। आप दो स्टेट्स के बीच में कंपीट नहीं कर रहे, आप दो कंट्रीज के बीच में कंपीट कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप प्रैक्टिकली थ्रू आउट द ईयर किसी ना किसी जोन में कोई भी क्रॉप ले सकते हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप की बात करें, चाहे वेजिटेबल क्रॉप की बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें। तो ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो AI है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमें यूज करना चाहिए। और इसको यूज करने से हमारी देखिए जो फायदा होगा, हम एक किसी भी इनपुट का, चाहे वो इनपुट फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हो, चाहे वो खरपतवार नियंत्रण के लिए हो, चाहे वो डिजीज कंट्रोल के लिए हो,
हम उसका एक ऑप्टिमम और जुडिशियस यूज कर सकेंगे। हमें पता चल सकता है कि किस समय हमें कौन सा स्प्रे प्रोफाइलेटिक करना चाहिए, प्रोटेक्टिव करना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो स्प्रे मिस हो गया तो हमें कौन सा एक्शन क्यूरेटिव लेना चाहिए। और उसी तरीके से बहुत सारे मॉडल्स क्रॉपिंग सिस्टम के रिसर्च में डेवलप हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अगर आपको इरिगेशन भी देना है तो फसल को किस मात्रा में और कब इरिगेशन चाहिए वो सब डिफाइंड है। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। वीट में, कनक में एक स्टेज आती है जिसको लोग कहते हैं CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। वो लगभग 18 से 21 दिन में आती है और हर आदमी जो फार्मिंग से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि पहला इरिगेशन उसी स्टेज पे देना है, क्योंकि अगर आप उस स्टेज पे देंगे तो प्रैक्टिकली क्रॉप को सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा। इसी तरीके से ये मॉड्यूल्स जो है वो डेवलप्ड हैं। अब ये है कि हम इन मॉड्यूल्स को कैसे किसान तक पहुंचाएं, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस उसको बताएं, और वो जब इसको महसूस करेगा कि इससे इसको फायदा हो रहा है तो उसको वो जरूर अडॉप्ट करेगा। जी सर, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स का क्या सिग्निफिकेंस है वाटर कंजर्वेशन में? अगर किसान क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स और पानी को सही मात्रा में मिलाकर उनका छिड़काव करे तो क्या पानी बहुत ज्यादा सेव हो सकता है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए देखिए देखिए, जब पहले एग्रीकल्चर का ये परसेप्शन था कि हम जब कोई फसल पे छिड़काव करें तो हम पानी की ज्यादा मात्रा यूज करें कि हम पूरी क्रॉप को एक तरीके से पानी से कवर कर दें। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के आने से, जिसमें ये ड्रोन एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजों ने ये प्रूव कर दिया है कि इंपॉर्टेंट है कि आपका इफेक्टिव स्प्रे हो, आपका स्प्रे आपके टारगेट पेस्ट को हिट करे और वहां पे कवर करे, जिसमें स्प्रे टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब छोटा सा एग्जांपल है, 200 लीटर पानी पर एकड़ की जगह किसान धीरे धीरे 150 लगाने लगा और 100 भी लगाने लगा। और सिर्फ उसमें क्या किया, उसने सही नोजल का इस्तेमाल किया, सही तरीके से स्प्रे किया, और स्प्रे पंप को उसने ये देखा कि वो किस हाइट पे अपने लांस को रख रहा है। अब हम ड्रोन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ड्रोन एप्लीकेशन में जो 100 लीटर्स ऑफ वाटर है वो 20 लीटर ऑफ पानी में आ गया पर एकड़। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आइसोलेशन में नहीं होंगी, जिसके लिए कलेक्टिव अप्रोच चाहिए होगा। जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एग्रोनॉमिक टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो क्रॉप प्रोटेक्शन है या क्रॉप न्यूट्रिटिव टेक्नोलॉजी है, अगर हम इन सब टेक्नोलॉजीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे तो हम एग्रीकल्चर को वो वैल्यू ऐड कर सकेंगे जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं। और इंडिया में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है। अच्छी चीज क्या है, इस सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिल रही है, इस सेक्टर को गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंस दे रही है, आप जैसे प्लेटफॉर्म्स इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ACFI जैसी फेडरेशंस इंपॉर्टेंस दे रही हैं, हमारे इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर ये हम सब लोग मिलके अगर इस चीज को एक इंपॉर्टेंट चीज बनाए जो हमारे लिए अब जरूरत है। देखिए क्या है, पेंडेमिक ने एक चीज तो दिखा दिया और हम लोग को सिखा भी दिया, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आएगा फूड सिक्योरिटी पे। और फूड सिक्योरिटी को अगर हमें सेफ और सेफगार्ड रखना है तो एग्रीकल्चर इज द ओनली वे आउट। मुझे याद है जब हम पन्नगर में पढ़ते थे तो कभी कभी हम एक नारा लगाते थे कि देश का कल्चर एग्रीकल्चर। तो ये फैक्ट है जी सर। माना कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए, लेकिन ज्यादातर फार्मर्स उस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए क्या है कि अब इसमें बड़ी सारी, देखिए इसमें सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हो सकता है आज, क्योंकि देखिए इंडिया में आपको एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है मैं कोई ऐसी मशीनरी ना लेना चाहूं जो प्रैक्टिकली मेरी लैंड होल्डिंग सस्टेन या मेंटेन ना कर पाए। तो यहाँ पे जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो सर्विस इंडस्ट्री प्रैक्टिकली फार्मर को सर्विसेज दे सकती है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी। देखिए मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं। 1994 में मुझे हेराक के एक मीटिंग में, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस एक्शन कमेटी के एक मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया विजिट करना पड़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का फार्मर तो बहुत बड़ा है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वहां पे मैंने एक बहुत बड़ा रोल देखा एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज का। और एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज फार्मर को करेक्ट इनपुट, उसके यूसेज, कब करना है, कैसे करना है, इन्हीं चीजों का ज्ञान देते थे।
और हिंदुस्तान में जहां पे लैंड होल्डिंग कम है, जहां पे फार्मर का वो लिटरेसी रेट नहीं है, वहां पे अगर इन सर्विसेज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिले या उन सर्विसेज को डेवलप किया जाए जिसको हर एक सेक्टर डेवलप कर सकता है, मेरे हिसाब से फार्मर के पास मैसेज जाएगा, फार्मर के पास टेक्नोलॉजी जाएगी, और कोई भी आदमी हो जब वो उस टेक्नोलॉजी का फायदा देखेगा तो वो जरूर अपने आप को बदलेगा और वो नई चीजों को जरूर अडॉप्ट करेगा। जी सर, एब्सोल्युटली। ये कैसा कोइंसिडेंस है कि आज वर्ल्ड वाटर डे भी है और कुछ दिनों बाद होली भी आ रही है, और होली के दिन आपको पता ही है कि कितना पानी हम यूज करते हैं। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, संजय जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि होली पर हम सभी कैसे पानी को बचा सकते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो पानी है, ये जो तीसरा वर्ल्ड वॉर है, मतलब ये तीसरा वर्ल्ड वॉर, सही सेंस में वॉर नहीं, ये तीसरा वॉर पानी के लिए ही होने वाला है। आज भी रिसर्चर्स बहुत कंट्रीज में ये बताते हैं कि प्रैक्टिकली देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन टू कंट्रीज बिकॉज ऑफ वाटर। और ये स्टेट्स में तो हमने देखा ही है, सदर्न स्टेट्स में बड़ा कॉमन एग्जांपल रहा है, जब हम महाराष्ट्र डाउन द लाइन, जब साउथ की बात करें। और होली का जहां तक आपने होली के त्योहार का जिक्र किया, देखिए होली, फिर मैं दोबारा सब लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, वो शहरों से होंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। होली को कहीं ना कहीं हमने अर्बनाइजेशन कर दिया है। देखिए, अगर होली के सही सेंस में जाएं तो होली तो एक रंगों का त्योहार है, जहां पे लोग एक दूसरे को रंग लगाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, अपने शिकवे गिले दूर करते थे और मिलके मिठाई और खासकर गुजिया खाते थे। ये कहां से ये कल्चर आ गया कि जहां पे हम पानी का यूज तो क्या, हम मिसयूज करने लगे हैं। तो एक तरफ हम सब लोग ये बात करते हैं कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, हमें वाटर को रीयूज करना चाहिए। मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन ऑल टुगेदर, पुट टुगेदर, होली के त्योहार में अगर ये अर्बनाइजेशन चलता रहा तो पता नहीं हम कितने केएल ऑफ, कितने 1000 लीटर्स ऑफ पानी को मिसयूज कर देंगे। तो मैं सब लोगों को होली की मुबारक देता हूं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ चीजों में हमें ट्रेडिशनल ही रहना चाहिए, और भारत के ट्रेडिशंस इन त्योहारों को लेके बहुत अच्छे हैं। तो जहां पे चेंज की जरूरत है वहां मैं चेंज को एडवोकेट करूंगा, लेकिन जहां पे चेंज की जरूरत नहीं है वहां पे हमें क्यों चेंज चाहिए? क्यों ना हम होली रंगों से ही खेलें, गुजिया को ही एंजॉय करें और एक दूसरे से मिलें। तो मेरा तो यही है, मैं यही कह सकता हूँ होली के बारे में। जी सर। सर बस मेरे इतने ही प्रश्न थे, बस आपसे आपका लास्ट मैसेज कृषि जागरण के इस प्लेटफॉर्म से किसानों के लिए क्या रहेगा? पानी कैसे बचाएं? लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? देखिए, मेरा तो लास्ट मैसेज ये रहेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एग्रीकल्चर पानी के बिना नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें क्लाइमेटिक चेंज का जिक्र आपने किया, जहां पे हमें बहुत सारे मेजर्स अपने एंड पे लेने पड़ेंगे। उन मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो वो मेजर्स क्रॉप सिलेक्शन, टाइम ऑफ प्लांटिंग, इवन वैरायटी सिलेक्शन। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक चीज लोग कहते हैं कि मुफ्त में सलाह मिलती है तो सलाह को लोग अप्रिशिएट और एक्नॉलेज नहीं करते। कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को वाटर प्राइसिंग सिनेरियोज पे या वाटर प्राइसिंग पॉलिसीज पे भी काम करना चाहिए। मैं शुरुआत में मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि उन स्टेट्स में मैंने धान की ट्रांसप्लांटिंग मई के महीने में भी होती हुई देखी, जबकि हमें बड़ा क्लियरली पता था कि मॉनसून 1 जून से तो केरल को ही हिट करता है। तो जब तक मॉनसून नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आएगा तो तब तक 15 या 20 जून, अगर इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखकर आपको लगता है कि ये मिसयूज ऑफ वाटर है। और हमारी फार्मिंग कम्युनिटी जो हमारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व करती है, जो फार्मिंग कम्युनिटी सबके फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वाटर सिक्योरिटी का, वाटर सेफ्टी का और वाटर कंजर्वेशन का ध्यान रखे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वाटर मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर भी मैटर करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपके क्लाइमेटिक चेंज के कारण सी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यू वुड हैव एरियाज जहां पे सैलिनाइजेशन होगा, यू वुड हैव एरियाज जहां पे सोडिफिकेशन होगा, जो अनफिट है एग्रीकल्चर के लिए। और साथ में एग्रीकल्चर को कंपटीशन मिलेगा अर्बनाइजेशन से भी। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, शहर बन रहे हैं और भी सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं,
तो प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर को जो ये थ्रेट है, जो उसको ये कंपटीशन पानी के लिए मिलने वाला है, उसको इसके लिए खुद ही प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इसमें फार्मिंग कम्युनिटी, रिसर्चर्स, कृषि जागरण जैसे प्लेटफॉर्म, ACFI जैसी फेडरेशन और इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हम लोग जिस बिजनेस में है वो प्रैक्टिकली क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, लेकिन ACFI ने अपने सभी मेंबर्स के लिए एक मैंडेट बनाया है कि जब भी आप फार्मर से मिलें तो सिर्फ आप एग्री इनपुट्स की बात ना करें, आप फार्मर से उन चीजों की भी बात करें जिसको उसको प्रिजर्व या कंजर्व करना है, नहीं तो अदरवाइज ये चैलेंज आएगा और उस चैलेंज के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कि आज भी हम कहते हैं जल ही जीवन है। आप 2 मिनट के लिए हम लोग अगर आंख बंद करके देखें तो जल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू वाटर। आपको बाकी चीजों का सब्स्टिट्यूट मिल सकता है, पानी का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, फूड का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। तो जो कृषि जागरण कर रहा है, इनको करना चाहिए, ऐसे और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ऐसे और प्रोग्राम्स करने चाहिए। अगर हम बहुत बड़ा चेंज नहीं भी लेके आ पाए, अगर हम कुछ चेंज भी लेके आ पाए तो ये हमारी सक्सेस होगी। जी सर, यही कुछ क्वेश्चंस थे मेरे सर। आपका धन्यवाद। आई होप इस ज्ञानवर्धक लाइव सेशन के द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को पानी की बचत कैसे करें, इस पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप आगे कृषि जागरण से जुड़े रहेंगे और आप ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर हमारे व्यूअर्स का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, एंड I'm highly thankful and grateful for having me on this show on this important day. Thank you very much. Thanks. Namaskar.